नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। सर्किट एनालिसिस हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले हमने लेक्चर से स्टार्ट कर दिया था। दो सर्किटों का हम एनालिसिस कर चुके हैं, केवल शुद्ध प्रतिरोध और केवल शुद्ध प्रेरकत्व यानी कुंडली। बड़े विवेकपूर्ण तरीके से आपको समझाया गया है। प्रतिरोध के गुण या प्रतिरोध फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। वह प्रतिरोध में वोल्टता और धारा समान कला में चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। यही कारण है कि प्रतिरोध का व्यवहार एसी और डीसी में एक जैसा है। उसके बाद फिर ग्राफ वगैरह बताऊंगा आपको। इसके बाद कुंडली पढ़ाई अपन ने। कुंडली में जो आपको जानकारी मिली होगी वो ये मिली होगी कि धारा कुंडली में 90 कला पीछे रहती है। या आप बोलें कोई दिक्कत, धारा 90 कला पीछे रहती है तो मतलब वोल्टा 90 कला आगे रहती है। मैं वोल्टा के, क्योंकि मेरे को सारे सर्किट पढ़ाने, आपके लिए दिक्कत नहीं। आपके तो जैसे मेरा केवल एल इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए दिक्कत इससे नहीं, क्योंकि आपको कोई पर्टिकुलर वहां पर एक सर्किट करके आना होगा। मेरे लिए दिक्कत है क्योंकि मेरे को तो यहाँ बहुत सारे सर्किट करके बताने हैं, तो इसलिए मैंने आपको वहाँ क्लियर किया कि भाई धारा 90 कला पीछे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आप बोलें कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है वो भी, है ना। वोल्टा 90 कला आगे होती है, मतलब कुंडली धारा को पीछे धक्का दे देती है, कितना 90 डिग्री, और वोल्टा को आगे ले जाती है। फिर ये भी बताया कि साहब जब कुंडली लगाएंगे तो उसके कारण जो धारा के मार्ग में अवरोध होगा, जिसे अपन कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, उसका मापन किससे करेंगे। तो आपको फॉर्मूला बता दिया गया, XL बराबर ओमेगा एल यानी 2 पाई FL। कुंडली में लास्ट में आपको ये बताया होगा कि कुंडली के जो करैक्टर हैं वो डीसी के काम के नहीं है। या यूं बता दिया गया होगा कि डीसी में कुंडली कोई काम नहीं करती, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी के काम की नहीं है। जब उसके कारण कोई अवरोध ही नहीं है तो डीसी में उसका उपयोग क्या कर लोगे आप। लेकिन एसी में कुंडली के कारण, या एसी में कुंडली निश्चित अवरोध उत्पन्न करती। निश्चित का मतलब जो क्वांटिटी आप चाहें उससे उत्पन्न करा सकते हैं। एल उसमें आता है, एल की अपन कैलकुलेशन पिछले चैप्टर में कर चुके। जैसे अपन ने परिनालिका के लिए लिखा था एल बराबर μ0 n स्क्वायर a अपॉन एल। तो अब आप समझ होंगे एल के कैलकुलेशन क्यों किए गए। अब मैं कुंडली के कारण प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता हूँ, एल की गणना पिछले चैप्टर से कर सकता हूँ, और कुंडली के कारण प्रतिरोध की गणना इस चैप्टर से कर सकता हूँ, XL बराबर ओमेगा। अब बच्चों तीसरा सर्किट चालू करेंगे। तीसरा सर्किट है केवल शुद्ध धारिता, है ना। तो सब सर्किट के क्रम में चल रहे। तीसरा सर्किट केवल शुद्ध धारिता, है ना। ये तीसरा का मतलब समझ गए होंगे आप। मैं तीसरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, वो जो अपन कर चुके ना, दो पहले कर चुके। ये तीसरा सर्किट चल रहा है, इसलिए यहां थर्ड लिखा है मैंने ना। सर्किटों के नंबर लिख दूंगा तो उससे सही रहेगा। सब में तरीका फिक्स है ना। तरीका फिक्स का मतलब जैसे वही पहला तो फिक्स होगा, एक सर्किट बनेगा, है ना। सोर्स फिक्स है और लैंग्वेज भी। ये सब V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और ये सब आपने इसकी धारिता बता दी। लैंग्वेज मैंने आपसे कहा था वो एक ही लैंग्वेज बार बार बोली जाएगी, है ना। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रवाहित धारा से किसी क्षण प्लेटों के मध्य विभवांतर VC हो, है ना। प्लेटों के मध्य विभवांतर VC हो तो किरचॉफ के नियम से VC बराबर V0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो पहली समीकरण बिल्कुल फिक्स है हर जगह, है ना, कि VC बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये अपन ने लिख दी। क्लियर, वहां भी ऐसे अपन ने कहा था।
अब अपने को इसके बाद एक चीज जब अपन ने फिक्स कर रखी, जैसे वोल्टा तो मैंने फिक्स ही कर रखी ना, तो हमें फिर संधारित्र का करैक्टर किस में देखने को मिलेगा? भाई हम कैसे जाने कि संधारित्र ने क्या किया? तो ये सारा इंपैक्ट धारा में देखने को मिलेगा। अब धारा किससे निकालोगे? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि धारा निकालने का तरीका सब में अलग अलग है ना? सब में अलग अलग है का मतलब, जैसे अपन कुंडली में निकालेंगे तो फेराडे के नियम से निकालेंगे, प्रतिरोध में निकालेंगे तो ओम के नियम से निकालेंगे, यहाँ निकलेगा तो धारिता के सूत्र से निकलेगा, है ना? उस धारिता के सूत्र से धारा निकालो, फिर जो भी इंपैक्ट होगा उसके अंदर आ जाएगा, है ना? तो सब धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र Q बराबर CVC, यहां पर मैंने प्लेटों के बीच में विभवांतर VC दिखा रखा है, तो Q बराबर CVC, है ना? VC का मान 1 से रख दो, सब 1 से रख दे, है ना? Q C, VC का मान V0 sin ओमेगा टी। अब अपन जानते हैं धारा किससे निकलेगी? आवेश से, क्योंकि I बराबर dq dt, है ना? यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो I बराबर dq dt से धारा निकलेगी आराम से, यानी अवकलन कर दो, है ना? तो सब d dt, q का मान रख दो सब ऊपर से, cv0 sin ओमेगा टी। cv0 कांस्टेंट, बाहर निकालो, एक स्टेप ले लेता हूं यहाँ पे ना, I बराबर cv0, अब इसका अवकलन करें, साइन ओमेगा टी का अवकलन कोस ओमेगा टी, और ये फलन का फलन है, तो ओमेगा टी का टी के साथ पे अवकलन ओमेगा, ये सब डिफरेंशिएशन हो गया, है ना? अब यानी I बराबर, ये ओमेगा पीछे पड़ा है ना, ओमेगा सी V0 कोस ओमेगा टी। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आप कलांतर देखेंगे तो कलांतर के लिए दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का समान होना जरूरी है। दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का समान होना जरूरी का मतलब है कि या तो दोनों साइन हो या दोनों कोस हो, है ना? दोनों साइन या दोनों कोस होना चाहिए, क्लियर? तो सब ये तो कोस है और ये साइन है, तो कलांतर नहीं देख पाएंगे। तो या तो वोल्टा को आप कोस में चेंज करो या आप धारा को साइन में चेंज करो, है ना? तो दोनों को जब तक समान कला में आप नहीं लिखोगे तब तक कलांतर नहीं देख सकते। तो स्वाभाविक रूप से अब यहां पर अपने को इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो सब कोस ओमेगा टी, है ना? कोस ओमेगा टी को कैसे लिख दूं मैं? साइन थीटा प्लस 90 डिग्री। अब आप फिर एक क्वेश्चन अराइज करेंगे या आपके दिमाग में फिर एक बात आएगी। आप कहेंगे साहब आपने पिछली बार जो किया था, तो पिछली बार में तो आपने 90 माइनस ओमेगा टी लिखा था, है ना? अब आपने 90 प्लस ओमेगा टी लिख दिया, जबकि आप चाहते, मतलब मैं चाहता तो वहां 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकता था। तो ऐसा आपके दिमाग में आएगा कि साहब यहां तो मैंने 90 प्लस ओमेगा टी लिख दिया, जबकि मैंने कुंडली वाले में तो 90 माइनस ओमेगा टी लिखा था, जबकि दोनों जगह कोस था, तो वहां मैं ये क्यों नहीं लिख पाया, या यहां मैंने वो क्यों नहीं लिखा? अब इसका कारण ध्यान से समझो। इस व्यंजक को ध्यान में रखते हुए सारा काम आपको करना पड़ेगा, है ना? टोटल काम, ठीक है? इस व्यंजक को ध्यान में रखते हुए ये कला किसमें दे रखी है? ओमेगा टी में। इसमें ओमेगा टी क्या है? पॉजिटिव है, देखा है? अब जिससे मैं कंपैरिजन करूंगा उसमें मेरे को ओमेगा टी अगर माइनस में मिल गया तो फिर मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये ओमेगा टी प्लस में, वो ओमेगा टी माइनस में, प्लस माइनस भी 180 का कलांतर हो गया।
तो मैं प्लस ओमेगा टी का कंपैरिजन प्लस ओमेगा टी से ही करूंगा ना, इसलिए वहां बाहर माइनस चिन्ह पड़ा था। कौन से वाले में? कोइल वाले में। अगर आप देखें तो कुंडली वाले में माइनस चिन्ह बाहर लिख था, लेकिन यहां पर माइनस चिन्ह कहां है ना? तो वहां तो माइनस चिन्ह था, इससे मैंने क्या किया, कुंडली वाले में ये था, वहां पे ये चीज थी। एक मिनट में बिल्कुल हूबहू आपको बताने की कोशिश करता हूं, फिर आप जस्टिफाई करना है ना। ये चीज थी वहां, तो मैंने इसको लिखा यूं 90 माइनस ओमेगा टी। क्यों लिखा यूं? क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा और ये माइनस जाके इस ओमेगा टी को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और प्लस का कंपैरिजन मैं प्लस से करूंगा। तो वहां मैंने माइनस में क्यों लिखा था, ये क्लियर हो गया है ना जब। अब यहां मैंने प्लस में क्यों लिखा, तो यहां बाहर माइनस नहीं है। अब अगर मैं वही लिखूंगा तो ये ओमेगा टी किस में रह जाएगा, क्योंकि यहां तो ये नहीं है ना, यह नहीं है, ये ओमेगा टी माइनस में रह जाएगा। फिर इस माइनस का कंपैरिजन किससे करूंगा, प्लस से करूंगा। तो ऐसा नहीं कर सकते है ना। तो कुछ चीजें गणितीय रूप से असंगत हैं जो आप नहीं कर सकते है ना, जो सिद्धांत सही नहीं है ना। तो सब ओमेगा टी प्लस में है, तो प्लस ओमेगा टी का कंपैरिजन क्या हो गया, प्लस ओमेगा टी का कंपैरिजन आप प्लस ओमेगा टी से ही करेंगे। समझ में आएगी बात। तो इसलिए हमने वहां किया वो भी गलत नहीं था, और यहां कर रहे वो भी गलत नहीं है ना। एक मिनट मिट गया, ये भी देखो अपना आप में झटका खा गया समझाते समझाते है ना, जबकि सीधी सीधी और सही बात इसको समझाई जा रही थी, लेकिन इसको भी समझ नहीं आई। तो यहाँ क्या लिखूं साहब, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब बिल्कुल क्लियर हो गया आपका दिमाग में कि साहब कंपैरिजन करते समय ओमेगा टी दोनों पॉजिटिव में होने चाहिए, वो वाला भी और ये वाला भी, है ना साहब। अब अरेंज कर दो साहब, इससे आगे सोल्व होगा नहीं। ये तो बच गया कांस्टेंट, और ये कला कोण है ना। जो कांस्टेंट बच गया स्वाभाविक है वो किसमें है, धारा के इसमें। तो इसको ऐसे लिख दें, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है ना। ये समीकरण 2, इनके तुलना भी करेंगे इससे अपन, समीकरण 2 है ना। पहले सब यहां I0 आपने किसकी जगह लिखा, इसकी जगह लिखा ओमेगा सी V0 की जगह, यानी V0 अपॉन I0, ठीक है साहब, XC, ठीक है साहब, V0 अपॉन I0, यानी वोल्टता तथा धारा का अनुपात। अगर संधारित्र लग रहा है तो वोल्टता व धारा के अनुपात को धारितीय प्रतिघात बोलेंगे। आपको ये मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि शुद्ध कुंडली के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को कुंडली के कारण तो प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, और शुद्ध संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। तो वोल्टता बटा धारा यानी प्रतिरोध। अब कुंडली के कारण प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात, है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है साहब। कितना आया साहब, ये इसको सोल्व कर रहे हैं, इससे आ रहा है 1 अपॉन ओमेगा सी। चलो सब, अब वही काम जो पहले से कर रहे हैं, वही समीकरण पहले 1 और 2 की तुलना करेंगे। एक जैसा चीज एक से ऐसी है, समीकरण 1 व 2 की तुलना से स्पष्ट है कि शुद्ध संधारित्र का इस्तेमाल करने पर धारा, देख लो आप, 90 कला आगे होगी, किससे, वोल्टेज से। धारा की कला कितनी है, ओमेगा टी प्लस 5/2, इधर अलग से लिख देता हूं, है ना।
आपको अलग से देखने में सही रहता है। धारा की कला तो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और वोल्टा की कला कितनी है देख लो आप, ओमेगा टी। कला देखा करो आराम से ना। अब बोलो कौन आगे, धारा आगे है ना। तो आप बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं कि शुद्ध संधारित्र में धारा कितनी आगे रहती है, 90 कला आगे रहती है। अब मैंने बताया ना, मेरे तो एक ही लफ्ज चलेंगे हमेशा, तो मैं ये बोलूंगा शुद्ध संधारित्र का इस्तेमाल करने पर प्रत्यावर्ती वोल्टा धारा से 90 कला पीछे होती है। मैं पीछे बोलूंगा, आप भी सही बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं धारा आगे होती है कितनी, 90 कला। मैं बोल रहा हूं वोल्टा पीछे होती है कितनी, 90 कला। तो बात एक ही, अगर धारा आगे रह चली गई तो फिर कौन पीछे हुआ, वोल्टा ही हुई। तो हम दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। पर आपको मैं सलाह दूंगा, आप जो दिखता वही बोलो, आप इजी बोलो। मेरे को तो ग्राफ भी बनाने होते हैं, फिर मेरे को कई चीजें लिखनी होती हैं, तो मेरे से कहीं होने वाली टेक्निकल मिस्टेक आगे तक दिक्कत देगी। आपकी कहीं टेक्निकल मिस्टेक होती है, आपको कौन सा आगे कुछ करना है, आपको तो एक ही तो क्वेश्चन करके आना है वहां पे, है ना। और आप अगर समझ भी रहे हो कि धारा आगे, तो कोई सी गलत बात है, गलत तो नहीं। तो सब संधारित्र का इस्तेमाल करेंगे तो संधारित्र साहब वोल्टा को पीछे पटक देगा और धारा को आगे ले जाएगा, है ना। तथा शुद्ध संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में अवरोध कितना, 1/ओमेगा-c। कला लिख दें अब, कला कितनी, -π/2। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वोल्टा पीछे है ना। या 1/ओमेगा को आप लिखेंगे 2πfc, कला लिख देंगे साथ में तो ज्यादा बेटर रहेगा। -π/2, तो -π/2 का मतलब आप समझिए वोल्टा पीछे है। इसलिए मेरे को एक ही चीज पर कंसंट्रेट होना पड़ता है। आप किसी पे भी मेरे को वोल्टा पे कंसंट्रेट होना पड़ेगा। तो सब अपन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, सब सूत्र प्रोवाइड करते हैं। ये देखो सूत्र अपने आप बताते हैं कि साहब क्या नाम से कौन क्या करेगा। सूत्र मैं केस में कुछ नहीं कर रहा, सूत्र ने बताया कि धारा का वोल्टा से, मैं तो बस एक को फिक्स कर रहा हूं। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिक्स में एक फिक्स कर सकते हैं, या तो धारा फिक्स करते हैं तो वोल्टा का इंपैक्ट, वोल्टा में इंपैक्ट आ जाएगा कंपोनेंट का। और अगर वोल्टा फिक्स करते हैं तो कंपोनेंट का इंपैक्ट धारा में देख लें, वही अपन कर रहे हैं। ठीक है सर। अब वही अपने को 3 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। पहला ज्यावक्री यही बना देते हैं ना। 3 ग्राफ में से पहला ग्राफ ज्यावक्रीय है ना। बार बार मेरे को बताना पड़ ही रहा है कि साहब हमने एक चीज फिक्स कर रखी है और वो एक चीज हमारे लिए v है ना। ये 0, ये साहब डिफरेंस t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये कैपिटल T। ये v और i दोनों माउंट होंगे इस पर, है ना। पहला ग्राफ है ना, v और i, तो v का शिखर है ना, एक मिनट, v का शिखर, चलो v का शिखर धारा के शिखर से ऊपर होगा तो प्लस v0 और ये माइनस v0 है ना। धारा का शिखर नीचे, ये धारा का शिखर नीचे, प्लस I0 माइनस I0। ठीक है, बाउंड्री यानी बाउंड कर दें ताकि हमारा ग्राफ सोबर और अच्छा बन जाता है ना। वोल्टा को भी बाउंड कर दिया और धारा को भी हमने बाउंड कर दिया। ठीक है साहब। अब वोल्टा का ग्राफ तो फिक्स है, उसमें अब आपको सोचना ही नहीं है, वो शुरू में ही फिक्स कर दिया गया। उसके फायदे ही आपको समझ में आ रहे होंगे जो दिख रहे हैं, है ना। एक मिनट, कलर चेंज, कलर नहीं मिल रहा इसमें मुझे, कलर देखा कौन सा आया, वही आया है ना। एक मिनट, व्हाइट कलर आ जाए तो ज्यादा बेटर है। देखा ये सब, अब मैं थोड़ा, मेरे को तो बड़ा प्रिकॉशनरी बनाना पड़ता है साहब। ये देखो,
है ना, ये फिक्स है, इसका ग्राफ भी फिक्स है, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये हमेशा अपन ने फिक्स ही कर रखा। अब धारा आगे है, धारा कितनी कला आगे, 90 कला आगे। अब देखो 90 कला आगे तो आप यहां से स्टार्ट कर देना, आपके लिए सलाह है ना। देखो आपको तो क्या करना है, फिर मैं आपको जो है वास्तविकता भी दिखाऊंगा ना। देखो आपको तो ये करना है, आप तो ये करके और मुक्त हो जाना, ठीक है। ये आपके लिए धारा का ग्राफ, एक मिनट कलर ले लूं, है ना। ये धारा I बराबर I0 साइन कितने आगे 90, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये 90 आगे लिख दी। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखना आप, है ना। वास्तव में अब v तो अपन ने फिक्स कर रखा है। अब v फिक्स करने के कारण हुआ क्या कि धारा आगे नहीं ले जा पा रहे अपन, वरना धारा तो पहले ही स्टार्ट होगी ना साहब, ये -t/4, तो धारा तो यहां से चलेगी ना भाई। वोल्टा तो आपने फिक्स कर ही दी, तो v आप फिक्स कर चुके हो। अब v फिक्स कर चुके हो तो v तो आप यहां से बना देते हो 0 से, है ना। फिर धारा तो पहले आ गई ना, धारा आगे है तो धारा आगे है। देखो -t/4 से धारा चालू कर, तो रियलिटी ये है कि चालू तो इसे -t/4 से करना चाहिए, लेकिन कोई इतने वो मैटर नहीं करता। आप सिंपली अगर ये भी कर आएंगे तो कोई ऐसी खास बात नहीं। बात तो समझ में आ ही रही है ना, कम से कम क्या साहब धारा आगे है ना। पर दिखने में अब दिख रहा है कि वास्तव में धारा आगे और वोल्टा पीछे। तो साहब एडवांटेज भी होते हैं कई बार किसी चीज के, और थोड़ा बहुत तो उसके वजह से कुछ याद भी रखना पड़ता है, लेकिन ज्यादा तो फायदे 90% तो फायदा ही। अब 10% तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा टर्न लेगा इससे ही। तो सब सीधी सी बात है, वोल्टा और धारा का ज्यावक्रीय ग्राफ हो गया, साफ अंतर दिख रहा है 90 का। धारा 90 पीछे तो यहां से स्टार्ट करने का बोला था आपको, और 90 आ गए तो ऊपर से स्टार्ट करने का बोला था, ठीक है ना। एक ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ वोल्टा व धारा के मध्य वाला है ना। तो सेकंड ग्राफ वोल्टा व धारा के मध्य, है ना। क्लियर। वोल्टा व धारा के मध्य ग्राफ को मैंने कहा था सर्किल में बनाते हैं, मैं सर्किल में नहीं बना रहा, मैं सिंपल बना रहा हूं। आप चाहें तो उस पर सर्किल बना लेना, एक I0 रेडियस का, एक V0 रेडियस का। V0 को आपको बड़ा मानना है, I0 को छोटा मानना है ना। अब सब ये ग्राफ, इस ग्राफ में आपको बता रखा है कि y अक्ष पर आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिलनी चाहिए। किस पर? y अक्ष पर। अब क्योंकि अपन ने v तो फिक्स ही कर रखा है ना, ये देखो v तो फिक्स ही कर रखा है, तो v को चेंज करना ही नहीं। देखो इसका घटक तो ऑटोमेटिक y अक्ष पे वही मिल जाता है, समीकरण 1 है ना। ये v0 साइन ओमेगा टी। तो समीकरण 1 और 2 ये दोनों इसमें दिखेंगे आपको, है ना। ये आपका काम है, ध्यान रखना, है ना, कि सब समीकरण 1 व 2 इसमें आपको मिलनी चाहिए। ये सब v0 हो गया। I0 का भी थोड़ा मतलब शिखर मान कम होता है। अब धारा कितनी? 90 कला आगे है, कुंडली में धारा 90 कला पीछे थी। तो वोल्टा तो आपने फिक्स कर ही रखी है थोरोली। इससे 90 आगे क्या दिखा दो? धारा दिखा दो। ये देखो 90 डिग्री आगे दिखा दो, ये 90 कला आगे, ये I0 है ना। ये धारा से π/2 कला आगे, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट आया नहीं, अब ये तो थोड़ा क्या लाइन ऐसे एकदम स्ट्रेट खींच नहीं पाती। ये धारा 90 कला आगे। y अक्ष पर घटक लेके देखो, y अक्ष पर घटक लोगे तो धारा का घटक वही आएगा, समीकरण नंबर 2 है ना। तो 1 और 2 को ये समीकरण रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें आपको समीकरण 2 भी मिलेगी और समीकरण 1 भी, है ना।
सर्किल में बनाते हैं, ये फेजर ग्राफ भी कहते हैं इसको। एक का कम व्यास होता है, एक का, या एक का कम त्रिज्या होता है, एक का ज्यादा त्रिज्या होती है। तो जैसे मैंने प्रतिरोध में बना के दिखा रखा था आपको, आप चाहे वैसा बना दें, वैसे ये भी बनाते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सब अगला ग्राफ, लास्ट ग्राफ, ये 2 ग्राफ हो गए। अब तीसरा ग्राफ, प्रतिघात व आवृत्ति के मध्य है ना, क्लियर। प्रतिघात और आवृत्ति के मध्य ये ग्राफ सब पहले लिख दूं मैं। XC बराबर 1/ω/c यानी 1/2 पाई FC। तो साफ दिख रहा है XC इज प्रोपोर्शनल टू 1/ω, या आप देखें तो XC इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। यानी आवृत्ति बढ़ती है तो XC घटेगा। ठीक है साहब, दिख रहा है अपने को, है ना। अब मेरे को इधर ही बनाना पड़ेगा ये ग्राफ। स्पेस तो मेरे को, चलो थोड़ी सी स्पेस है, बन जाएगा अपने को। छोटा सा ही तो ग्राफ बनाना है, ज्यादा बड़ा बना के भी अपन को क्या करना। 1 मिनट, है ना, इसको सीधा स्ट्रेट लाइन कर। 1 मिनट, ये फ्रीक्वेंसी, ये आप कह दो ओमेगा, और ये XC यहां लिख देता हूं इधर की तरफ। जब आवृत्ति बढ़ेगी तो XC घटेगा, क्योंकि XC इज प्रोपोर्शनल टू 1/f, है ना। XC इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो सब ये तीसरा ग्राफ बन गया। अब इसके मतलब भी समझ लो। संधारित्र के कारण प्रतिरोध सब जगह एक जैसा नहीं होता, अलग अलग जगह पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में अवरोध भी अलग अलग है। जैसे मान लो, वापस मैं आपको एग्जाम्पल दूं, है ना। एग्जाम्पल हम बात करें जैसे इंडिया की। इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, है ना। तो किसी संधारित्र का प्रतिरोध अगर देखें तो 1/2 पाई FC, C हम मान लेते हैं 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। 1 माइक्रोफेरेड का संधारित्र मान लिया, जस्ट मैं कैलकुलेशन तो जान ही रहा हूं ना। तो सब कितना प्रतिरोध हुआ इसका, तो 2 पाई, F का मान 50 और C 10⁻⁻⁶। तो ये हो गया सब 100 पाई। 100 उसमें डाल दें अपन, 100 उसमें डाल दे तो 10⁻⁴। ये 10⁻⁴ ऊपर चला गया, पाई नीचे, इतना ओम। तो भारत में 1 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र लें तो भारत के हिसाब से मैंने फ्रीक्वेंसी 50 लिख दी, संधारित्र 1 माइक्रोफेरेड का तो 10⁻⁻⁶ लिख दिया। इतना प्रतिरोध ये पैदा करेगा। अगर मान लीजिए हम अमेरिका की बात करें, क्लियर, अमेरिका की आवृत्ति है 60 हर्ट्ज, संधारित्र तो वही है 1 माइक्रोफेरेड यानी 10⁻⁻⁶। अब इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, है ना। आवृत्ति बढ़ी, भाई आवृत्ति बढ़ी है तो प्रतिरोध घटेगा। XC यानी मैं प्रतिरोध कहता हूं बार बार, आप प्रतिरोध के बजाय प्रतिघात ध्यान रखा करो, पर अर्थ समझना वही है, दिमाग में वही रखो कि हाँ प्रतिरोध यानी धारा के मार्ग में अवरोध है, चीज वही, ठीक है ना। तो सब 2 पाई F की जगह अब रखेंगे आप 60 हर्ट्ज, वो तो 10⁻⁻⁶ ही है संधारित्र। अब 120 हुआ, अब 120 हुआ तो ठीक है, 2 जीरो भी दे दो आप, यानी 10⁻⁴ तो ही हो गया, है ना। आपका पहले तो बस केवल क्या बचा था, पाई। अब यहां कितना बचा, 1.2 पाई। 120 है ना, 120 में 2 जीरो में डाल दी। तो देखो अगर अपन देखें तो XC लेस देन, सॉरी XC इंडिया में है ना, यूं समझो आप, इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में XC का मान, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है,
एक मिनट साहब, चलो ये यूं कहो, ये इंडिया और ये अमेरिका है ना। तो ऐसे देखें, अमेरिका में और इंडिया में, तो जहां फ्रीक्वेंसी कम है, इंडिया में कम है, तो वहां पर एक्सी का मान ज्यादा है, यानी संधारित्र तो सेम है, 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶, लेकिन उसका प्रतिरोध दोनों जगह सेम नहीं है। केवल प्रतिरोध ही ऐसा अवयव है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, जिसका मान सब जगह एक ही रहता है, चाहे आवृत्ति कुछ भी हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अगर वो इंडिया में 5 ओम का है तो अमेरिका में 5 ओम होगा, चाहे वो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, कुछ भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रतिरोध के गुण तो एसी और डीसी में समान रहते हैं, वो तो सब जगह एक ही रहेगा। लेकिन कुंडली में मैंने आपको दिखाया था, कुंडली के कारण धारा के मार्ग में अवरोध यानी प्रेरणिक प्रतिघात अमेरिका में ज्यादा है, क्योंकि एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्सेल की बात कर रहा हूं है ना। अब आप इस समय बात करें संधारित्र की, तो संधारित्र में जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे अमेरिका में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है स्वाभाविक है वहां पर धारितीय प्रतिघात यानी संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में अवरोध वहां पर कम होगा, जहां पर आवृत्ति ज्यादा है। तो आप देखो, एक ही संधारित्र है जिसका अपन 10⁻⁻, यानी 1 माइक्रोफेरेड उसका धारिता बोल रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उसके कारण अमेरिका में जो प्रतिघात है वो इंडिया से कम है, क्योंकि वह फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो संधारित्र हैं, कुंडली हैं, संधारित्र और कुंडली वाले परिपथ इंडिया और अमेरिका में एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। वहां वोल्टेज 110 वोल्ट है, आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, यहाँ वोल्टेज 220 वोल्ट है और आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। जैसे आप मान लो कोई सा भी सर्किट जिनमें कुंडली लग रही है, जिसमें अब संधारित्र बिना तो कौन से सर्किट होते होंगे, लगभग सभी सर्किटों में संधारित्र तो होता ही है। तो जितने भी संधारित्र और कुंडली वाले सर्किट हैं, वो सर्किट आप डायरेक्ट अमेरिका वाले इंडिया में चला सकते और इंडिया वाले डायरेक्ट अमेरिका में नहीं चला सकते, पॉसिबल ही नहीं है, वो अपने सामने है ना। ये बात होगी सब पूरी विस्तार में अपन समझ गए। अब लास्ट में याद रखने वाली बात है ना, तो सब डीसी की बात करें। डीसी के लिए F बराबर 0, तो XC कितना होगा सब, अब XC में 1/2πfc लिखोगे, F 0 है तो 1/0 को क्या लिखेंगे, अनंत। संधारित्र धारा को यानी डीसी को गुजरने ही नहीं देता, नहीं गुजरने देगा, अवरोधक है वो, है ना, गुजर नहीं सकती, क्योंकि प्रतिरोधी यानी धारितीय प्रतिघात अनंत हो गया। धारितीय प्रतिघात का मतलब प्रतिरोध अनंत हो गया, तो धारा शून्य होगी। तो सब डीसी संधारित्र में से नहीं गुजर सकती, है ना। अगर बात करें एसी के लिए, तो एसी में F कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए एसी में XC इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। तो सब मैंने पहले कुंडली के बारे में, पहले इसके बारे में बात कर लूं, फिर कुंडली से भी कंपैरिजन करा। तो डीसी में संधारित्र काम नहीं करता, डीसी को गुजरने ही नहीं देता हूं, क्योंकि डीसी में उसका अवरोध कितना हो जाता है, अनंत। तो डीसी में संधारित्र अवरोधक का कार्य करता है। इसीलिए अगर आप ध्यान आता हो आपको, स्थिर विद्युत में जब हम संधारित्र पढ़ रहे थे तो हमने किसी भी सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं की, बल्कि आवेश प्रवाहित किया, धारा प्रवाहित नहीं की, क्योंकि ओपन सर्किट है। प्रतिरोध अनंत का मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में धारा हो नहीं सकती। तो आप याद करें, तो हमने जब संधारित्र पढ़ा उसमें सब जगह आवेश 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 ही दिखाया संधारित्र में, क्योंकि धारा तो दिखाई नहीं सकते, है ना। हाँ, एसी में उसका कुछ निश्चित अवरोध होगा, अनंत कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि F 0 है ही नहीं। तो एसी में तो संधारित्र काम करता है, जितना आपको चाहिए उतना अवरोध उत्पन्न करता है, कैलकुलेट किया आपके सामने ऊपर के ऊपर।
लेकिन डीसी में उसका कोई यूज है ही नहीं। इसी प्रकार मैंने पिछले एपिसोड में, यानी जो इसके पीछे वाला था, उसमें मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि सब कुंडली डीसी में काम नहीं करती, क्योंकि डीसी में वो कोई अवरोध पैदा करती नहीं, एक्सेल बराबर 0 है कुंडली के कारण, जबकि एसी में काम करती है। लेकिन हैरत वाली सबसे शानदार बात यह है कि हमने ये जानते हुए भी, जैसे मान लो मैं तो जानता ही था ना कि साहब ये काम डीसी में, फिर भी सब किससे पढ़ाया आपको? डीसी से पढ़ाया। तो ये सबसे बड़ी टीचर के धैर्य की बात है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो जानता है कि जब मैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय कहूंगा बच्चे से कि नहीं ये सब गलत था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस समय इतना धैर्य रखता है और धैर्य रखते हुए पढ़ा भी देता है, जबकि हमें पता होता है कि आज आपके सामने ये बात आनी है। ठीक है ना?